गुड मॉर्निंग आप सभी को। तो आज के क्लास में हम स्पेशली इतिहास पढ़ेंगे। इतिहास में चैप्टर 1 जो है, अगर इसका नाम जाने चैप्टर 1 का इतिहास में, तो आज इतिहास में बेसिक जो बुक से रिलेटेड है और उसी के अनुसार क्वेश्चन आंसर होगा वो सब करवाएंगे। सबसे पहले आज इतिहास का 1 चैप्टर में बेसिक जो होता है उसके बारे में जानकारी लेना हासिल कर रहे हैं। तो चैप्टर का नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद। ये चैप्टर का नाम है, यूरोप में राष्ट्रवाद। अब हम यूरोप का अर्थ समझेंगे कि यूरोप क्या है, कहां है, इसके अंतर्गत ये क्या चीज है, सब चीज के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे तो पॉइंट बाय पॉइंट हम लिखने का प्रयास कर रहे हैं। यूरोप एक महादेश है। ऑब्जेक्टिव में 1 नंबर में पूछेगा कि यूरोप क्या है, तो ऑप्शन पे टिक करना, यूरोप एक क्या है, महादेश है। तो एक पॉइंट ये बनेगा कि यूरोप एक महादेश है, महादेश है। तो पहला पॉइंट हम सभी ने सीख लिए कि पढ़ रहे हैं सर यूरोप में राष्ट्रवाद, तो यूरोप का मतलब भी समझ में आना चाहिए, राष्ट्रवाद का मतलब भी समझ में आना चाहिए, तभी ना हम जाके समझेंगे कि हाँ सर हमने यूरोप में राष्ट्रवाद पढ़े हैं तो सभी का अर्थ हम जान रहे। कोई क्वेश्चन पूछेगा या ऑब्जेक्टिव में पूछेगा, कुछ भी पूछे हम उसको जवाब दे सकते हैं। तो पहला वर्ड हम पढ़े अभी कि यूरोप एक महादेश है। यूरोप एक क्या, अगर तुमसे पूछे महादेश है तो सर इसके अंतर, जैसे एशिया महादेश है तो एशिया के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं, एशिया के अंतर्गत कितने देश है, तो तू पूछ सकता है कि सर यूरोप में कितने, यूरोप एक महादेश है तो इसमें कितने देश शामिल हो सकता है और कितने हैं फिलहाल। तो अगर देखा जाए तो यूरोप महादेश में लगभग 50 देश शामिल है। कितना देश शामिल है? अगर तुमसे पूछे कि यूरोप देश में, लिख देते हैं कि ताकि कोई दिक्कत नहीं हो, यूरोप महादेश में, महादेश में कितने देश शामिल है? तो अब ये बोले हैं कितने देश शामिल है? 50 देश शामिल है इसके अंतर्गत। तो 50 देश, तो जैसे कम से कम 2-3 देश का नाम भी याद रहना जरूरी है ना। तो जैसे बात किया जाए देश का नाम, जैसे में इटली है। इटली ये कौन सा महादेश में है? यूरोप महादेश में। जर्मनी है, उसके बाद पर्सा है, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया है, ETC। लगभग इसके अंतर्गत 50 देश शामिल है। जैसे में प्रमुख देश जो है उसका नाम लिख दे, इटली, जर्मनी, पर्सा, ऑस्ट्रेलिया, ETC, और भी है, सुना। तो अभी तक हमने जिस चीज का पढ़ने का स्टार्ट किए हैं यूरोप, तो यूरोप का अर्थ हम समझे। यूरोप में राष्ट्रवाद चैप्टर का नाम है। तो यूरोप एक महादेश है और यूरोप महादेश में 50 देश शामिल है। कितने देश शामिल है? जैसे बात किया जाए तो इटली, जर्मनी, पर्सा, ऑस्ट्रेलिया इत्यादि लगभग 50 देश टोटल शामिल है इसके अंतर्गत। अगर उसके बाद राष्ट्रवाद का बात चले, किसका? तो राष्ट्रवाद का अर्थ समझे तो लिखेंगे राष्ट्र के प्रति प्रेम की भावना को राष्ट्रवाद कहते हैं। राष्ट्रवाद कहते हैं। तो हमने राष्ट्रवाद का अर्थ अपने भाषा में लिखा है कि राष्ट्र के प्रति प्रेम की भावना को राष्ट्रवाद कहते हैं। तो हमने अभी तक चैप्टर पे हैं, सबका अर्थ समझने का प्रयास कर रहे हैं। तो ध्यान दो, तो एक हम राष्ट्रवाद ये अपने भाषा में लिख सकते हैं
या इसको अगर एग्जाम में पूछे तो इस तरह बिल्कुल आराम से लिख सकते हैं। ऐसे 2 अंक में पूछा जा रहा है, अगर इतना भी लिखेंगे ना तो 2 अंक मिल जाएगा। अगर विस्तार पूर्वक अच्छे से लिखना चाहता है तो या तो ये भी बोल सकते हैं, राष्ट्रवाद एक ऐसी भावना है जो किसी भौगोलिक, सांस्कृतिक या सामाजिक परिवेश में रहने वाले लोगों में एकता का वाहक बनाती है। एकता मतलब क्या? सभी लोग मिलजुल कर रहना, एकता होना चाहिए, चला। तो इसी को हम क्या बोलते हैं? राष्ट्रवाद बोलते हैं। तो अभी तक हमने यूरोप में राष्ट्रवाद इसके अर्थ को जाने हैं ना। और ये फिलहाल ये क्वेश्चन 2 अंक में पूछ भी देता है, समझा ना। ये क्वेश्चन 2 अंक में, और ये यूरोप क्या है ये ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है। तो ये चीज, इसका अर्थ समझे, साथ साथ कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो रहा है, साथ साथ क्या हो रहा है? कॉन्सेप्ट भी। तो एक बार और ऑल ओवर दिखा देते हैं। यूरोप में राष्ट्रवाद, यूरोप एक महादेश है। यूरोप में लगभग टोटल 50 देश शामिल है। जैसे बात किया जाए इटली, जर्मनी, पर्सा, ऑस्ट्रेलिया, ETC इत्यादि, टोटल 50 है। उसके बाद राष्ट्रवाद एक राष्ट्र के प्रति प्रेम की भावना को राष्ट्रवाद कहते हैं। और कोई पूछ दे तो अपना भाषा में ऐसे भी बोल सकते हैं कि राष्ट्र के प्रति प्रेम की भावना को राष्ट्रवाद कहते हैं। या राष्ट्रवाद एक ऐसी भावना है जो किसी भौगोलिक, सांस्कृतिक या सामाजिक परिवेश में रहने वाले लोगों में एकता का वाहक भी है या बनाती है, ये भी बोल सकते हैं। कोई दिक्कत? तो आगे चलिए इससे, ठीक है। इसके बाद हम पढ़ेंगे कि यूरोप में राष्ट्रवाद के विकास में सहायक तत्व के बारे में जानकारी पढ़ेंगे। इसमें पहला पॉइंट है पुनर्जागरण के फलस्वरूप उत्पन्न परिस्थितियां। दूसरा है 1789 के फ्रांसीसी क्रांति के आदर्श। और तीसरा पॉइंट है नेपोलियन का सैन्य अभियान। और चौथा पॉइंट क्या है? मेटरनिख की प्रतिक्रियावादी नीति। उसके बाद पढ़ेंगे, जितने वर्ड लिखे उसके बारे में थोड़े जानकारी लेंगे। इसके बाद हम अभी जानकारी प्राप्त करेंगे कि 1789 की फ्रांसीसी क्रांति के कारण क्या थे। ये क्वेश्चन 2 नंबर में पूछ सकता है। और इसको पॉइंट बना के हम लिखेंगे कि समाज को 3 वर्गों में विभाजित कर दिया था। यानी वहां के लोगों ने, जो फ्रांसीसी थे ना, उसके समाज में जितने भी लोग थे उसको 3 वर्गों में बांट दिया था। कितने वर्गों में? तो पहला पॉइंट क्लियर हुआ, समाज को 3 वर्गों में बांट दिया था या विभाजित कर दिया था, अपने भाषा में याद रखो। दूसरा पॉइंट था जो कैटेगरी में बांटा था उसका नाम है, दूसरा पॉइंट, जिसमें पहला था पादरी। क्या है? पादरी। दूसरा है कुलीन। क्या है? कुलीन। और तीसरा जो था निम्न वर्ग के थे। समझा? उसके बाद तीसरा पॉइंट देखे तो फ्रांस का राजा लुई 16वां निरंकुश शासक था। लुई 16वां क्या था? निरंकुश शासक था। उसके बाद चौथा पॉइंट देखे तो फ्रांस के लोगों पर टैक्स का बोझ अधिक हो गया था। टैक्स का बोझ अधिक हो गया। टैक्स कैसे? जैसे कि मान के चलो अपना राज्य बिहार है या पूरे देश का बात चले भारत, तो भारत में मान के चलो किसी को प्रगति का, यानी जो देश का मुखिया होता है, जो देश का मालिक होता है, अगर उसको मान के चलो कि भारत में कुछ लगाना होगा या कुछ करना होगा, तो उसके पास अगर पैसा नहीं रहेगा ना तो क्या करेगा? दूसरे देश से जो अपने लोग क्या हो, अगर मान के चलो अपने ही गांव घर में अगर मान के चलो पैसा तुम्हारे पास नहीं है, तुम्हें कोई काम कराना है या कुछ भी कराना है, तो क्या करते हैं? दूसरा से क्या करते हैं? सूद पे लेते हैं ना। जैसे हमें 1 लाख का जरूरी है, डिजिटल बोर्ड लेंगे ना, तो उसके लिए हमें, मेरे पास पैसा नहीं है तो हम क्या करेंगे? लोन लेंगे, नहीं तो सूद पे लेंगे। 2 काम करेंगे ना। तो उसमें सूद पे लिए तो क्या हुआ कि उसको पैसा तो चुकाना है ना। अगर मान के चलो किसी कारण हम नहीं चुका पाए तो मेरे ऊपर वो क्या रहेगा? कर्ज रहेगा। और मेरा, यानी वो उसका मन अगर आए तो प्रत्येक महीना टैक्स वसूल करके जाए। कम से कम अगर आप 1 लाख रुपया नहीं दे सकते तो उसका जो महीना का जो बनता है ब्याज, वो पैसा दीजिए। तो जबरदस्ती वो लेने आएगा, उसको देना पड़ेगा। इसी अनुसार देश में भी हो जाता है। तो मान के चलो ये जो मुखिया था, जो सदस्य था, तो वो तो अपना सरकार बदल गया, तो वो कहा कि हम तो लिए थे, सरकार बदल गया, जो सरकार है उसको जानिए, पता है ना। तो उसी पे अगर सरकार सक्षम नहीं होता है तो देश के नागरिक पे बात आ जाता है।
तो नागरिक पे आएगा तो पर नागरिक पे ये टैक्स का बोझ पड़ जाता है कि पर नागरिक को इतना चुकता करना पड़ेगा तो या टैक्स देना पड़ेगा, समझा ना। तो इसी अनुसार इसके लोगों, वहां के लोगों पे टैक्स ये डाल दिया था, समझा ना। हम अभी पढ़ेंगे नेपोलियन युग के बारे में। ये एक व्यक्ति का नाम था, किसका नाम था? इसका जो शासन काल चला किसमें? फ्रांस में। तो अगर पूछे कि फ्रांस में ये शासन काल यानी सबसे पहले स्टार्ट कब से किया तो 1804 से, अंत कब हुआ? 1815 में। और ये भी क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन कुछ भी पूछ सकता है, तुम्हें घुमाने की वजह से ये कर देगा कि फ्रांस में नेपोलियन ने कितने सालों तक शासन किया, तो यहां से हम निकाल सकते हैं कितने सालों तक किया है। कितना घटा दो, 15 में से 4 गया, कितना बचेगा? 11। मैथ का स्टूडेंट इतना तेज है फिर भी इतना टाइम लगाएगा तो हो ही गया। तो समझ में ना। तो ये भी पूछ सकता है कि जो नेपोलियन युग था फ्रांस में कब से कब तक चला, तो 8 से 1804 से कितना तक? 1815 तक। कितने सालों तक किया? 11 सालों तक। इसका पहला पॉइंट हम पढ़ेंगे कि ये 1804 में नेपोलियन फ्रांस का सम्राट बना। सम्राट का अर्थ क्या होता है? राजा होता है, समझा ना। तो राजा बना। पहले राजाओं का, जैसे कि मान के चलो कि पहले का समय में ये था, अब ना इलेक्शन होता है, जैसे इस बीच में इलेक्शन, जैसे हर एक जैसे बिहार का कौन राजा बनेगा, कौन सम्राट बनेगा, उसका लड़ाई चल रहा है, उसका फाइनल रिजल्ट 14 को मिलने वाला है ना। तो अभी लगभग वोटिंग चालू है ना। तो पहला अपने लोग के एरिया में लगभग 11 तारीख को वोटिंग होगा ना। तो पहले वोट नहीं होता था, ध्यान दो, ध्यान से समझो। पहले यह होता था कि कोई राज्य का कोई राजा है ना, तो उसको कोई राज्य का राजा है, उसको क्या करना है? अगर मान के चलो कि हम किसी राज्य पे कब्जा करना चाहते हैं ना, तो उस जो शासन वहां पे कर रहा है, जो वहां का राजा है, उसको जाके हरा दो। युद्ध होता था, हरा गया। अगर वो राजा हार गया तो तू वहां का राजा बन जाएगा। तो पहले का जमाना में ऐसे ही चलता था। तो यही किया था नेपोलियन ने। फ्रांस गया और 1804 ईस्वी में वहां का जो राजा था उसको युद्ध करके हरा दिया ना। हराने के बाद वहां का राजा नेपोलियन बन गया। लेकिन ये सोचा कि हम तो किसी को हराए, लेकिन कोई हमें भी हरा सकता है ना। तो आगे के प्रश्न में इसको कौन हराया वो भी समझेंगे। तो पहला पॉइंट लिखेंगे कि 1804 में नेपोलियन फ्रांस का सम्राट बना। नेपोलियन कहाँ का? फ्रांस का सम्राट बना। दूसरा पॉइंट, सही बात है, अगर ये राजा बन गया तो ये अपना नियम कानून लागू करेगा ना। जैसे ये मेरा संस्था है, मेरा कोचिंग है, तो हम अपने अनुसार क्लास को चलाते हैं ना। अगर कोई दूसरा आदमी आए तो चलने देगा, उसको नहीं चलने देगा। तो ये वहां का राजा बन गया तो ये अपने अनुसार चलाएगा ना। तो दूसरा पॉइंट यही किया कि 1804 में नेपोलियन संहिता लागू किया, यानी अपने अनुसार जो इसका लैंग्वेज, जो भाषा जो था वो अपना लागू कर दिया है। दूसरा पॉइंट यही याद रखना कि 1804 में नेपोलियन संहिता लागू किया गया। तीसरा पॉइंट देखा जाए तो 1815 में, कितने में? 1815 में नेपोलियन वाटरलू के युद्ध में हार गया। एक युद्ध का नाम था, युद्ध का नाम क्या है? वाटरलू का युद्ध हुआ था। उसमें ये कौन हार गया? नेपोलियन, जो 1804 ईस्वी में आया था और यहाँ का राजा बना। लेकिन इसको भी एक युद्ध हुआ था, उसका नाम क्या था? वाटरलू के युद्ध में ये हार गया। और पहले का जमाना का यही था कि अगर मान के चलो तू युद्ध में हार गया तो तुम्हारा सत्ता खत्म हो जाएगा, तो वहां का राजा नहीं रहेगा, वो समाप्त हो जाएगा। उसके बाद अगर लास्ट देखे तो इसका मृत्यु, ये भी पूछता है, ऑब्जेक्टिव में पूछेगा कि नेपोलियन का मृत्यु कब हुआ। तो नेपोलियन का मृत्यु कितना? 1821। अगर जन्मदिन पूछ दे तो पूछ सकता है ना, क्योंकि इतिहास है, कुछ भी पूछ सकता है। तो जन्मदिन भी याद रखना, 1769 ईस्वी में इसका जन्म हुआ था। कोई दिक्कत? जन्म भी साइड में लिख देना। अगर डेट पूछ दे तो 15 अगस्त 1769 ईस्वी में इस साहब को जन्म हुआ था। और मृत्यु भी ये 1821 में। अगर ये भी पूछ सकता है कि हाँ इसका जन्म और मृत्यु मिला गया, यानी कितने साल टोटल ये जीवित रहा, है ना। तो माइनस करना आता है, मैथ का स्टूडेंट है। तो नेपोलियन के बारे में समझ में आया? कोई किसी को दिक्कत है? जितने भी पूछ सकता था हम हर एक वर्ड को समझा चुके हैं। कोई दिक्कत? तो चलिए इससे आगे। हाँ,
ठीक, तो उसके बाद हम पढ़ रहे हैं इसके बारे में, मेटरनिक युग के बारे में। तो ये इसका शासनकाल कब से चला था? 1815 से कहां था? 1848। अगर इसका जन्म पूछ दे तो जन्म भी याद हो सकता है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव है, कुछ भी पूछ सकता है। तो जन्म पूछे तो 1773 में हुआ था। और इसका अंत का बात किया जाए तो 1859 में इसका अंत हुआ था। किसका? मेटरनिक का। किसका? कोई दिक्कत? इसका जन्म पूछे तो 1773, अंत कब हुआ था? और ये अपना युग चलाया, तो युग का बात करें तो 1815 में आए शासन में, और ये इसका समाप्त कब हुआ? 1848 में। इसके बारे में फर्स्ट पॉइंट अगर हम पढ़ना स्टार्ट करें तो ध्यान से, तो यूरोप की विजय शक्तियां नेपोलियन के पतन के बाद, अब ये नेपोलियन के बारे में पढ़े है ना, तो नेपोलियन के पतन के बाद 1815 में ऑस्ट्रेलिया की राजधानी वीना, क्या है? वीना में एक सम्मेलन बुलाया, जिसे वीना सम्मेलन के नाम से जाना जाता है। ये भी क्वेश्चन पूछ देता है 2 नंबर में कि क्या वीना सम्मेलन क्या है? इसका जवाब यहां से यहां तक हम दे सकते हैं। इससे 2 क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है ना। अगर तुम्हें प्रश्न पूछ दे कि वीना सम्मेलन क्या है, तो इसका आंसर यहां से लिख सकते हैं, यूरोप की विजय शक्तियां नेपोलियन के पतन के बाद 1815 में ऑस्ट्रेलिया की राजधानी वीना में एक सम्मेलन बुलाया, जिसे हम क्या कहते हैं? वीना सम्मेलन के नाम से जाना जाता है। ये इसमें मेटरनिक युग में भी काम आएगा, और पर्सनली क्वेश्चन तुमसे पूछ दे कि वीना सम्मेलन क्या है, 2 नंबर में ये क्वेश्चन पूछा गया है, अब पूछ भी सकता है, तो इसको यहां हम लिख सकते हैं। कोई दिक्कत? तो एक क्वेश्चन से बोलता है ना, एक तीर से 2 निशाना, तो यही है, एक तीर से 2 निशाना हो गया। दूसरा पॉइंट देखें तो दूसरा है, वीना सम्मेलन की अध्यक्षता ऑस्ट्रेलिया के चांसलर मेटरनिक ने की। ऑस्ट्रेलिया का चांसलर, तो ये भी पूछेगा ऑस्ट्रेलिया का चांसलर कौन था, तो क्या बोलेगा? मेटरनिक। मेटरनिक कहां के चांसलर थे? कहां का? ऑस्ट्रेलिया का। कोई दिक्कत? तो ऑब्जेक्टिव कुछ भी पूछ सकता है, तो सब्जेक्टिव के साथ साथ ऑब्जेक्टिव भी क्लियर करते जाओ। कोई दिक्कत होगा? अभी तक इसमें 2 ऑब्जेक्टिव बना, 3 भी बना सकते हैं, चला। तो पहला ऑब्जेक्टिव क्या था कि ऑस्ट्रेलिया का चांसलर कौन था? बोलते रहो, कौन था? मेटरनिक। मेटरनिक कहां के चांसलर थे? और यह पूछ सकता है मेटरनिक ऑस्ट्रेलिया का क्या था? तो चांसलर। तो एक क्वेश्चन से 3 ऑब्जेक्टिव क्लियर हुआ। कोई दिक्कत है? समझ में आ रहे हैं ना सभी को? उसके बाद आगे चले तो तीसरा पॉइंट है, मेटरनिक प्रतिक्रियावादी शासक था। यह भी ऑब्जेक्टिव में पूछेगा कि मेटरनिक कैसा शासक था? प्रतिक्रियावादी। कैसा शासक था? उसके बाद अगर चौथा पॉइंट देखे तो मेटरनिक का उद्देश्य था गणतंत्र का विरोध करना और राजतंत्र का पुनः स्थापित करना। सही बात, एक राजा यही चाहेगा, कहता है ना कि अब राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, राजा वही बनेगा जो उस योग्य होगा, है ना। तो यही तो पहले क्या होता था, हम जैसे राजा है तो मेरा बेटा जो होगा वही राजा बनेगा। अब उल्टा हो गया। अब यानी राजतंत्र में यही होता था। राजतंत्र का अर्थ समझ में आता है ना, 9th क्लास में हम पढ़ाए थे। राजतंत्र का मतलब क्या है? राजाओं द्वारा चुना गया प्रतिनिधि या सदस्य, यानी राजा जो चाहे जिसका, यानी इतने में मान के चलो अभी इलेक्शन चल रहा है ना, इलेक्शन में बिहार में जो राजा है, अगर वही चाहेगा कि प्रतिनिधि ये बनेगा तो वही। लेकिन ध्यान दो, लेकिन अगर अभी क्या है, मान के चलो इलेक्शन होगा ना, तो इलेक्शन होगा तो वहां पे जो कौन करेगा, यानी जनता करेगा। क्या करेगा? तो राजतंत्र का मतलब यह होता है कि राजा द्वारा चुना गया सदस्य या प्रतिनिधि, और गणतंत्र मतलब क्या हुआ? राजतंत्र जिसको बोलते हैं, जिसको क्या बोलते हैं अपने लोग अपने भाषा में क्या बताए थे उसको? गणतंत्र में कौन सब आएगा? यानी गणतंत्र में सब जन, यानी जो अपने लोग मिलके जो चुनेंगे वही सरकार बनेगा। तो इसमें मेटरनिक युग में क्या चाहता था? ये राजा था, एक शासनकाल था, तो ये चाहता था कि यही चले, राजतंत्र चले, लेकिन वहां पे पुनः स्थापना करना चाहा।
उसके बाद इसके बारे में 2 पॉइंट याद रखना। पहला पॉइंट क्या कि इसका जन्म हुआ था 1773 ईस्वी में और मृत्यु कब हुआ था 1859 ईस्वी में। तो मेटरनिक के बारे में इतना ही बात याद रखना। तो आज हम 2 पॉइंट क्लियर किए। पहला क्या, पहला कौन सा युग था, नेपोलियन, और दूसरा मेटरनिक। तो ये दोनों को अच्छे से ज्ञात करना पड़ेगा। तो आज के क्लास में, आज के लेक्चर में इतना ही। ये 2 पॉइंट क्लियर करके आना। तो जितना पहला पॉइंट क्या पढ़ाए थे, यूरोप क्या था वो बताए थे, राष्ट्रवाद क्या था वो बताए थे। उसके बाद 2 पॉइंट में कौन कौन पढ़ाए थे, 1869 का क्रांति पढ़ाए थे, इसका मेटरनिक युग। उसके बाद एक और क्या था, उसका नाम नेपोलियन। तो ये 5 बात बहुत ही बीबीआई है। कभी भी ऑब्जेक्टिव में तो भर भर का क्वेश्चन इससे आता है और सब्जेक्टिव में भी आता है। तो इतना फेयर प्लस याद भी क्लियर करते जाना, समझा ना।